फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का स्टार्ट है टॉपिक, जिसमें हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। 3 तरह के आपके किस किस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमने क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ लगा लिए हैं। आज कुछ हम अलग टाइप के देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं इसके लिए आपको दूंगी। लेकिन मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी, जिसलिए आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। हमेशा जब भी आप शॉर्ट ट्रिक्स या टिप्स कोई भी देखें मैथ्स में, तो हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी, आप कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। ट्रिक्स हमेशा आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी जब तक आपको वो चीज़ का बेसिक पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप ट्रिक्स तो करिए ही करिए, लेकिन साथ में वो कैसे आया है ये भी ध्यान देने वाली बात है। कैसे, अगर आपको कभी नहीं याद रहा कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक्स नहीं याद रहा, तो आप कैसे उसको दूसरे तरीके से कर लेंगे ईजीएस्ट वे में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो सब आप अच्छे से देखिएगा वीडियो। एंड कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट अस ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल। एंड आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू वॉच द वीडियो फुल विदाउट स्किप। एंड थैंक्स फॉर, एंड लाइक करना मत भूलिएगा, और वॉचिंग के लिए मैं आपको पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ। विदाउट स्किप वॉच करिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, पहला आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, हमने ये सब तो देख लिया है कि अगर ए बी और सी डी या ई एफ कोई 3 रेशियोज दिए हैं तो फिर उनका कंटिन्यू रेशियो क्या होता है। एक वीडियो आपने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में हमने देखा था, मैंने आपको बोला था कि कंबाइंड रेशियो क्या होता है। कंबाइंड रेशियो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 या 2 से अधिक रेशियो दिए हों तो उनके सारे, मान लीजिए ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी, या ए बी दिया है, सी डी दिया है, ई एफ दिया है, ये 3 रेशियोज कोई भी आपको दिए हैं, ठीक है। तो इनका कंबाइंड रेशियो क्या है, मैंने आपको बताया था कि सारे एंटीसीडेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी a इंटू सी इंटू ई कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय सारे जो इसके ये हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इंटू डी इंटू एफ। इसका मतलब है कि आपने सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, हर रेशियो के न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, और हर रेशियो के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड वर्क का, हम पहले भी देख चुके हैं, अपने थर्ड पार्ट में हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो आज जो हम देखेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टाइम एंड वर्क दिया है, ठीक है, आपको टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन आवर्स दे देता है। जैसे उसने 7 घंटे काम किया, इतने लोगों ने, मान लीजिए कुछ दिया आपको कि भाई एक्स लोग हैं, एक्स मेन हैं, दे आर वर्किंग 7 आवर्स अ डे, और वो किसी काम को मान लीजिए 30 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका नंबर घटा या बढ़ा दूं, एक्स मेन को वाई मेन कर दूं, 7 आवर्स को 10 आवर्स कर दूं, एंड फिर बोलूं कि उसी काम को ये कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि चलिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पहले 10 आदमी लिए थे, अभी मैंने यहाँ पे 20 ले लिए, ठीक है, तो मैंने आदमियों की संख्या बढ़ा दी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई आदमियों की संख्या बढ़ गई तो दिन घट जाएंगे, ठीक है। भाई एक काम को 10 आदमी जितने दिन में करते हैं, एक काम को 10 मिनट जितने दिन में करते हैं, 10%, उसको 20% हाफ डेज में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 7 आवर्स का भी 10 आवर्स कर दिया है, यानी ये घंटे भी बढ़ गया है। यानी 10 आदमी 7 घंटे काम करते थे, लेकिन 20 आदमी 10 आवर्स काम करते हैं। तो ये 3 चीज़ों का जब होता है, जब 3 ऐसे वेरिएबल्स आपको दिए रहें, फिर आप कैसे करेंगे ऐसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, उसके लिए हम यहाँ पे कंबाइंड रेशियो का इसका यूज होगा। तो मैं आपको कंसेप्ट पहले ही बता दूं, कंबाइंड रेशियो क्या होता है, a इंटू सी इंटू ई किया हमने, और डिवाइडेड बाय b इंटू डी इंटू एफ किया। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उससे आपको कैसे यूज करेंगे आप इस कंबाइंड रेशियो का, और हमने क्यों ये सारी चीजें जानी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। मान लीजिए, चलिए पहले ही क्वेश्चन लेते हैं। इफ 30 मैन, ठीक है, 30 मैन, 30 आदमी किसी एक काम को वर्किंग 7 आवर्स अ डे, 7 आवर्स अ डे काम करते हैं, यानी 30 आदमी 7 घंटे पर डे काम करके किसी काम को 18 डेज में फिनिश करते हैं, 18 डेज में फिनिश करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है देन 20 मैन कर दीजिए। अगर 30 से घट के मान लीजिए 9 आदमी चले गए, अब 21 आदमी है, अगर 21 आदमी को वही काम करना है, एंड दे आर वर्किंग
8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स अ डे, देन उसी काम को फिनिश करने में ये कितने दिन लेंगे। इसका मतलब क्या कह रहा है कि यदि 30 आदमी 7 घंटे पर डे काम करके किसी काम को 18 डेज में फिनिश करते हैं, देन 21 आदमी 8 आवर्स पर डे काम करके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट फिनिश करेंगे। तो इसका सबसे पहला तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी चीज़ निकालनी हो उसको x मान लीजिए। हमने माना कि 21, ऐसे ही लिखिए 21 मैन, पहले यहाँ पे मैन लिखिए, ठीक है। यहाँ पे कितने घंटे पर डे काम करते हैं आवर्स लिखिए, या कोई अगर दूसरा वेरिएबल दिया हो तो वो लिखिए। माने जितने भी वेरिएबल्स आपको दिए हो, हम 3 वेरिएबल का देख रहे हैं, तीनों वेरिएबल का अलग कॉलम बनाइए, ठीक है। यहाँ मैंने आवर्स कर दिया और यहाँ मैंने डेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 30 मैन 7 आवर्स 18 डेज, ठीक है। 21 मैन 8 आवर्स x डेज, ठीक है। अभी सारी चीजें आपको एक तरह से पता है, केवल ये आपने x नहीं पता है तो इसको हमने x मान लिया, जिसलिए आप लिखते बने, ठीक है। तो हमने प्रपोर्शन देखा था कि दो रेशियो जब बराबर हो तो वो प्रपोर्शन कहलाते हैं। तो इसको प्रपोर्शन, कंबाइंड रेशियो और डिफरेंट जो अभी तक हमने टर्म्स पढ़े हैं रेशियो में, उनका यूज करके सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या चीज नहीं पता है, डेज नहीं पता है आपको, ठीक है। डेज नहीं पता है, क्या क्या चीजें पता है, नंबर ऑफ मेन पता है और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पता है। तो एक एक करके जो चीजें पता है उनका जिस चीज को आपको निकालना है उस कॉलम से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे 30 आदमी है, 18 दिन है, तो अभी आप अगर ये आवर्स को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अभी मान लीजिए ये आपको दिया ही नहीं है, तो 30 आदमी 18 दिन में जो काम करते हैं, 21 आदमी उसी काम को करने में ज्यादा दिन लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन जो है वो घट गया है आपका। तो जब आदमियों की संख्या, वर्किंग मैन की संख्या जब घट जाएगी तो एक ही काम को करने में आपको ज्यादा दिन लग जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि एक चीज घट रही है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मैन घटने पे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब एक रेशियो में कोई चीज घटती है तो दूसरा रेशियो बढ़ता है। इसका मतलब होता है कि दोनों रेशियो आपस में इनवर्स प्रपोर्शन में है। इनवर्स प्रपोर्शन, हिंदी में इसको व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। एक चीज घट रही है, अगर एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो, नंबर ऑफ मेन का जो रेशियो है और नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो है, आपस में इनवर्स प्रपोर्शन में है। इसीलिए मैंने कहा था एक एक करके आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक चीज इनवर्स प्रोपोर्शन में हो लेकिन जो दूसरी दी हुई चीज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, इनवर्स प्रोपोर्शन में ना हो। तो कैसे लिखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, बार बार नहीं समझना पड़े, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो आप कैसे लिखेंगे, 30/21 करिए, ठीक है। नंबर ऑफ मेन, इनका रेशियो, मेन का रेशियो निकालिए, कितना होगा, 30/21 होगा। अब चूंकि ये इनवर्स में है इसलिए 18/x ना लिख के यहाँ मैंने x/18 लिखा। समझे क्यों, क्योंकि इनवर्स में है। इनवर्स में है तो हम पलट देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। इसका मतलब है 30 के साथ जो संख्या आएगी वो नीचे चली जाएगी और 21 के साथ जो संख्या आएगी वो ऊपर चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 30/21 लिखा, यहाँ पे x/18 लिख दिया, ठीक है। अब आ गई इसकी बारी, ठीक है। ये अब इस चीज को, अब नंबर ऑफ मेन को भूल जाइए, अब हमको क्या कंपेयर करना है, अब आवर्स और डेज को कंपेयर करना है। अब देखिए, अगर कम घंटे काम कर रहे हैं तो ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो कम दिन लगेंगे, ठीक है। अगर मैं 4 घंटे काम करती हूं तो मैं किसी काम को 2 दिन में फिनिश करती हूं, लेकिन अगर मैं 8 घंटे काम करने लगूं तो उसी काम को मैं एक ही दिन में फिनिश कर लूंगी। यानी अगर मैं वर्किंग आवर्स बढ़ा देती हूं तो जो डेज है, जो रिक्वायर्ड डेज है, वो घट जाता है। यानी ये दोनों भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो सेम तरीके से 7/8 और x/18, आपने यहाँ x/18 लिया है तो इसको उसी तरीके से देखिए, जो यहाँ पे x/18 है तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आप 8/7 ना लेके 7/8 ले लेंगे और जो पता है उसका कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे आप यहाँ पे। ये देखिए आगे आपका, और यहाँ पे आप इक्वल का साइन दिखा देंगे। अब यहाँ देखिए
समझ में आया? पहले आपने नंबर ऑफ मेन का जो रेशियो है उसको नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड से आपने इसके रेशियो से कंपेयर किया, इनवर्स प्रोपोर्शन में आया। अगर इनवर्स में नहीं होता तब क्या करते? तब 30/21 इज इक्वल टू 18/x होता। लेकिन हमने क्या किया है? 30/21 इज इक्वल टू x/18। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेम वे 7/8 जो है वो भी 18/x से इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हमने 7/8 किया है और इसको x/18 ही लिखा रहने दिया है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा 2 बार x/18 का, इसको एज इट इज रखेंगे। इधर का जो 2 नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, आप देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 7 1 जा, यहाँ पे 3 जा, ठीक है, 21, यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका, 10/8 हो गया। इसको करिए 2 4 जा 8, 2 9 जा, यानी कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10/4, ठीक है। ये 10 आ गया है इसका और ये डिवाइडेड बाय 4 हो गया है, और यहाँ से ये 9 जो है आप मल्टीप्लिकेशन में लेके चले गए हो, तो ये कितना आ जाता है आपका, देख लीजिए 90/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22.5। इतने डेज लगेंगे, आंसर आपका आ गया, इतने डेज लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये एक काम को करने के लिए, ठीक है। अभी वो आपको उसी काम को करने के लिए पूछ रहा है, तो आपने ये मेथड लगा के इतने डेज बता दिए, ठीक है। सो अभी इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे इसी पे एक, जिसलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए इसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और ये जो आपका वर्क एंड टाइम है विद आवर्स, ठीक है। इसका अभी तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, फिर भी एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए पहले देख लेते हैं। 8 men 8 आदमियों को एक खेत को रेप करना है, ठीक है। तो 8 men रेप 80 हेक्टेयर ऑफ फील्ड, ठीक है, इसको जोतना है, ठीक है, रेप करना है 80 हेक्टेयर। ये करते हैं 24 डेज में, ठीक है। यानी अगर 80 हेक्टेयर खेत पे काम करना है तो उस काम को, इस फील्ड को रेप करने के लिए 8 आदमियों को लगता है 24 डेज। अब यहाँ पे 36 इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ मेन हमने बढ़ा के 36 कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने इनको दे दिया 30 डेज। तो क्या बोल रहा है कि यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फील्ड को रेप करते हैं 24 डेज में, तो उसी रेपिंग के लिए आपको 36 आदमियों को 30 डेज दिए हैं, तो कितने हेक्टेयर फील्ड वो जोत लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, जो चीज़ नहीं पता है उसको x मानिए, सबसे इजी तरीका, जो चीज़ नहीं पता है उसको x मानिए। देखिए क्या दिया, 8 80 24, ठीक है, ऐसे दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, सेम तरीके से इससे आपको कंपेयर करना है 24 डेज से 30, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको इजीली आप कर सकते हैं ना, कि भाई इतने घंटे काम करते हैं या इतना ज़्यादा फील्ड अगर आपको जोतना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले 2 कॉलम आपने बनाए, अब एक एक करके इसको आप कंपेयर कर लीजिए। तो अगर आप 8/36 का कंपेयर करते हैं, अगर 8 आदमी हैं 24 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 आदमी 24 दिन में एक काम करते हैं, ठीक है। अब 36 आदमी हैं, मान लीजिए, सॉरी इसको कंपेयर करना है 80 हेक्टेयर अपॉन x है, ठीक है, सॉरी। अगर 8 आदमी हैं 80 हेक्टेयर फील्ड को वो रिपिंग करते हैं, तो आप 36 आदमियों की संख्या बढ़ गई। तो भाई अगर 2 आदमी कोई एक काम कर लेते हैं 10 घंटे में, तो 10 आदमी तो ज़्यादा काम कर लेंगे ना उसी 10 घंटे में। तो अभी टाइम को आप, ये डेज को आप कांस्टेंट मानिए सेम डेज है, इसको भूल जाइए। अभी डेज यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा, अभी आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो 8 आदमी 80 हेक्टेयर के फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो 36 आदमी ज़्यादा फील्ड पे काम कर लेंगे, सेम नंबर ऑफ डेज पे ज़्यादा काम कर लेंगे, ठीक है। यानी आदमियों की संख्या बढ़ गई तो फील्ड का एरिया भी बढ़ जा रहा है, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों रेशियो आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 8/36 लिखा, ठीक है,
और यहाँ पे 80/x लिखा, ठीक है, 80/x लिखा है, ठीक है। अब आ जाइए डेज का, तो अगर 24 दिन है 80 हेक्टेयर है, ठीक है, तो जब दिनों की संख्या बढ़ जाएगी तो फील्ड का स्क्वायर एरिया भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 24 दिन में 10 हेक्टेयर फील्ड को जोत लेती हूँ, तो मान लीजिए अगर मैंने 30 आदमी लगा दिए, तो वो उसी दिन में मान लीजिए 30 दिन दे देती हूँ, तो ज़्यादा दिन में ज़्यादा हेक्टेयर का फील्ड वो जोत सकेंगे, रिप कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिन की संख्या बढ़ गई तो एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा जिसपे वो काम कर सकते हैं, तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो अब हमने यहाँ पे 80/x लिया है, तो यहाँ पे 80 के साथ कौन सा न्यूमरेटर आएगा, 24, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन में है इसलिए आप उल्टा नहीं लोगे, डायरेक्ट लोगे। तो 24 लिया आपने, तो ये आ गया आपका 24/30, और इसको कर दीजिए 80/x, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये x इधर कर दीजिए, तो इसके सारे न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और इधर के सारे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में यहाँ चले जाएंगे, यानी 80 × 30 × 36 हो जाएगा। पहले आप इधर ही सॉल्व कर लीजिए, 12 2 ज़ा 24, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, इधर आप करेंगे 12 3 ज़ा 36, ठीक है, और इधर फिर सॉल्व होगा क्या, चलिए अभी बाद में करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 8 आ गया, 3 × 30 आ गया, ठीक है। तो 80 × 3 × 30 कर दिया और डिवाइडेड बाय ये 30 और ये 3 इधर ऊपर चला गया 80 के साथ, और ये 8 और ये 2 इधर नीचे चला गया, इधर साइड आ गया, ठीक है, और ये x इधर से यहाँ पे आ गया। तो आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 8 10 जा हो जाएगा ये, ठीक है, 2 5 जा हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 5 3 ज़ा 15, 15 और इंटू 30, 15 3 ज़ा 45 और ये 0, ठीक है, यानी 450 स्क्वायर फीट का 450 हेक्टेयर, सॉरी हेक्टेयर में दिया है ना, यानी x की वैल्यू आ गई 450 हेक्टेयर। इसका मतलब है 8 men कैन रिप अ फील्ड ऑफ 80 हेक्टेयर इन 24 days if 36 men are deployed for 30 days, then they will be able to reap a field of 450 हेक्टेयर। यहाँ पे कितना आ गया इसकी वैल्यू 450 हेक्टेयर, ठीक है, आ गया आंसर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे आपको कॉलम बनाना है और हर एक कॉलम का आपको डेज के साथ जिससे आप रिलेशन निकाल सकते हो, दोनों का, दोनों जिसको इफेक्ट करते हो वो आप उसके साथ कंपेयर कर दोगे, ठीक है, और इस तरीके से आप कर लोगे। इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शन देख लो कि है कि नहीं है और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम आपकी, इस पे बेस्ड हम और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे, बट इन सम अदर वीडियो जिसमें हम केवल प्रॉब्लम्स करेंगे। जितने भी हमने रेशियो प्रपोर्शंस के आपको ट्रिक्स बताई हैं, मेथड्स बताई हैं, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको कुछ भी करना नहीं है, बस जल्दी से आपको आंसर लगा देना है। अदरवाइज अगर आप करने जाओगे तो आप लिखोगे कि भाई 24 men आर रीपिंग फील्ड ऑफ 80 हेक्टेयर, तो पहले उसको आप इक्वल करो या डेज को इक्वल करो, यानी आपको अलग अलग करने में अगर आप एनालिटिकल मेथड से करते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेस्ट तरीका है आप एग्जाम में इसी तरीके से करिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, सीसेट में जरूर पूछे जाएंगे एक या दो क्वेश्चन अभी, बिकॉज सीसेट का पैटर्न आपका यही है, वो हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके देता है, बट ये सब ऐसे टॉपिक्स है कि वो इंक्लूड करता है एक दो क्वेश्चन, ठीक है। हम 2017 का क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, सीसेट का मैथ्स वाला पार्ट, एप्टीट्यूड पार्ट, हम आगे अभी 2018 का करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के खत्म होने के बाद। उसके बाद हम एसएससी का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए अब आगे हम, अच्छा चलिए क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, अब आगे मैं आपको एक है, हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी दो नंबर्स या कोई भी दो क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ A:B, यानी क्या है, ये रेशियो है A:B का, दो नंबर या दो क्वांटिटीज A:B के रेशियो में दी हुई है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने लिया कि भाई A और B दो हैं, कैपिटल A कैपिटल B दो नंबर्स हैं जिनका इनिशियल रेशियो A:B है, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं उसमें x अमाउंट ऐड कर दूँ, दोनों में x अमाउंट ऐड कर दूँ, यानी अब नया क्या बन गया A + x और नीचे क्या हो गया B + x, ठीक है। इफ
टू नंबर्स या टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड एक्स अमाउंट ऑफ या एक्स क्वांटिटी इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, ठीक है, मैंने दोनों में ऐड किया, देन द न्यू रेशियो इज सी इज टू डी। सी इज टू डी, इसको मैं सी अपॉन डी लिख रही हूँ, ठीक है, नया रेशियो सी इज टू डी है। तो हमारे में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर्स, ए इज टू बी दे देगा, सी इज टू डी दे देगा, फाइंड एक्स दे देगा, फाइंड द नंबर्स कह देगा, ठीक है। जैसे बोल दिया कि इफ टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो 2:3 एंड फिर बोल दिया कि इफ क्वांटिटी ऑफ इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, ठीक है, 3 kg हो सकता है, 3 लीटर्स हो सकता है, 3 नंबर्स हो सकता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम यानी x इज इक्वल टू 3 दे दिया, देन द न्यू रेशियो विल बी कुछ भी बोल दिया, मान लीजिए आपका 8:9 बोल दिया, ठीक है, तो बोलते हैं फाइंड द नंबर्स। तो आप नंबर्स कैसे निकालेंगे इसका देखिए, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आप कर सकते हैं। वैसे करने को तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नए तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे आप कैसे करेंगे देखिए, आपकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इफ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज ए इज टू बी, ठीक है, एंड x इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, देन द न्यू रेशियो बिकम्स c इज टू d, ठीक है, मैं c अपॉन d ही लिख रही हूँ हर जगह रेशियो को, ध्यान रखिएगा, जिसलिए आपको आगे करने में सहूलियत रहे, ठीक है, c इज टू d, देन द फर्स्ट नंबर इज आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा, सबसे पहले देखिए आपको दो चीजें देखनी है, एक तो यहाँ पे ये जो सेकंड रेशियो है उससे लेके चलना है c माइनस डी अपॉन क्रॉस इसका मल्टीप्लीकेशन AD और BC, AD माइनस BC, ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, C माइनस डी अपॉन AD माइनस BC, ये दो टर्म याद रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर विल बी AX इंटू C माइनस डी अपॉन AD माइनस BC एंड द सेकेंड नंबर क्या होगी, नीचे सेकेंड नंबर के विद रेस्पेक्ट में रेशियो कौन सा है, टर्म कौन सा है, B, तो BX इंटू C माइनस डी अपॉन AD माइनस BC, यही होगा आपका आंसर फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर ले, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2, क्या दिया है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2, इफ 50 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूं जिससे पूरा क्वेश्चन ना लिखना पड़े। रेशियो, फर्स्ट रेशियो क्या दिया है, 1:2 दिया है, x की वैल्यू दिया है 50 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, देन द न्यू रेशियो बिकम्स 3:5। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स कैसे निकालेंगे आप, सिंपली आपका जो फर्स्ट नंबर हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर हो जाएगी a यानी 1 इंटू एक्स 50 इंटू, ये मैं निकाल लेती हूँ c माइनस डी यानी 3 माइनस 5 अपॉन AD माइनस BC, तो AD कितना है 1 इंटू 5 यानी 5, BC कितना है 3 इंटू 2 यानी 6, ठीक है, कितना आ गया 50 इंटू 3 माइनस 5 कितना होता है -2 और 5 माइनस 6 कितना होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 आ गया यानी 100। तो आपका फर्स्ट नंबर इज 100। तो सेकंड नंबर के लिए आपको फॉर्मूले में भी रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप BX रख देंगे, 2 इंटू 50 करके कर देंगे तो आ जाएगा, बट फॉर्मूले में क्यों रखना, A की वैल्यू अगर 100 है तो B की वैल्यू 2 इंटू 100 हो जाएगी ना, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी नीचे वाला सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 100 यानी 200 आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इज 100 एंड सेकंड नंबर इज 200। तो इस तरीके से आप दोनों नंबर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी पे अगर हम और आगे चलते हैं, मान लीजिए कहता है तो क्या करेंगे, अब अगर सम पूछ लेता है, सम एंड इनका सब्ट्रैक्शन पूछ लेता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है और सम कितना है, तो सम विल बी, अरे यार
तो जो आपका सम आएगा, सम विल बी, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, पहले को लेना है, पहले का a प्लस बी, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन में रखना है सम के लिए, x से मल्टीप्लाई करना है, x के मल्टीपल में पहले रेशियो से रिलेटेड टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो जब आप सम निकालेंगे तो पहले रेशियो के जो पहले का रेशियो a/b जो दिया है उसके दोनों टर्म्स का सम कर देंगे, a प्लस बी इंटू एक्स कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे c माइनस डी अपॉन ad माइनस बी सी। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, ये टर्म आपको c माइनस डी अपॉन ad माइनस बी सी ध्यान रखिए। उसके बाद सम आए तो a प्लस बी इंटू एक्स कर दीजिए और अगर दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है आपसे, डिफरेंस अगर पूछ लेता है आपसे, मान लीजिए उसने आपको बोल दिया कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पे a प्लस बी की जगह a माइनस बी कर दीजिए और यहाँ पे एज इट इज c माइनस डी अपॉन ad माइनस बी सी कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिए। अब आप देखिए, मैंने आपको आज 4 फॉर्मूले इससे बताए, एक तो सम का ये है, डिफरेंस का ये है, फर्स्ट नंबर का जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट नंबर क्या मैंने बताया है, फर्स्ट नंबर इज ax इंटू सी माइनस डी अपॉन ad माइनस बी सी, सी माइनस डी अपॉन ad माइनस बी सी, ये तीनों में है, ध्यान रखिए। आपको केवल कंफ्यूज नहीं होना, आपको केवल ये चीजें याद रखनी है। सम पूछा है तो a प्लस बी इंटू एक्स, डिफरेंस पूछा है तो a माइनस बी इंटू एक्स, फर्स्ट नंबर पूछा है तो a इंटू एक्स और सेकेंड नंबर पूछा है तो आपको क्या करना है, b इंटू एक्स करना है और इसके बाद सेम चीज ऐसे एज इट इज ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, c माइनस डी अपॉन ad माइनस बी सी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। उसके बाद हम और चीजें पढ़ेंगे। अभी 2 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं। इफ एनी 2 डायमेंशनल फिगर, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, 2 डायमेंशनल फिगर अगर कोई आपको दिया है जिसकी जो मेजरिंग लेंथ है या जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो a/b के रेशियो में अगर दी हैं, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स या मेजरिंग लेंथ उसकी a/b के रेशियो में है तो उसका एरिया जो होता है वो a² के रेशियो में होगा। ध्यान रखिएगा, एरिया जो होगा वो a² और b² के रेशियो में होगा अगर उसकी मेजरिंग लेंथ या साइड्स a/b के रेशियो में दी हुई हैं तो, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर आपको दे दिया जाए 3D फिगर में, यानी जिसमें वॉल्यूम आ जाता है, अगर सेम साइड्स, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या मान लीजिए मेजरिंग जो लेंथ हैं वो a/b के रेशियो में है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो ऑफ a³ b³। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एरिया 2D में और 3D में वॉल्यूम। तो एरिया अगर मान लीजिए 2 डायमेंशनल फिगर की बात कीजिए, ट्राइंगल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोई भी 2D फिगर जैसा मैंने बताया अगर है, तो उसकी अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स a/b के रेशियो में है या मेजरिंग लेंथ उसकी a/b के रेशियो में है तो एरिया a²/b² के रेशियो में होता है। सेम वे इफ वी टॉक अबाउट एनी 3 डायमेंशनल फिगर, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स और मेजरिंग लेंथ इज इन द रेशियो ऑफ a/b, देन their volumes will be in the ratio of a³ का रेशियो है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ जो हमने अभी टाइम, वर्क एंड आवर्स का जो 3 फिगर्स वाला हमने देखा है वो भी करेंगे। वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट अगर कहीं भी आपको कोई इशू होता है, कोई भी दिक्कत होती है, if you feel any difficulty, please do comment us. You can mail us on tempsclasses1@gmail.com and we are always happy to help you guys. So please do keep a watch on our upcoming videos and do not skip the video, watch it full. And thank you for watching us. Thanks for your support. Thank you so much.